तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। और यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग कई सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कई सारे नंबर ऑफ की पॉइंट्स यहाँ पे समझेंगे। तो ये की पॉइंट्स कौन से हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन एस्पिरेंट को या जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सारे पॉइंट्स को समझेंगे, वन बाय वन एक एक पॉइंट को एनालिसिस करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, मेजरमेंट इज द क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द गिवन क्वांटिटी एंड द स्टैंडर्ड वैल्यू। दैट मीन्स हम लोग किसी भी चीज़ का अगर मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो ये मेजरमेंट दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दूंगा कि जितने लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें आइडिया होना चाहिए एसएससी जेई के बारे में, और एसएससी जेई के एग्जाम्स में क्या क्या आता है, उसके स्पेशल बैचेस कौन कौन से हैं, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए, अभी हाल ही में यहाँ पर 47% तक का डिस्काउंट यहाँ पे अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है। जो भी लोग स्टेट पीएससी या फिर स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर जैसे एग्जाम्स या फिर एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये फ्री एक्सटेंशन भी ले सकते हैं 6 मंथ का। तो आप लोग देर ना करें, 12 अगस्त तक इसका ऑफर है, 11:59 PM तक। ओके, तो आप बिल्कुल नाइट तक इसको अप्लाई कर सकते हो और बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो, फ्री एक्सटेंशन ले सकते हो। इसके लिए आप मेरे कोड झासर10 कोड का इस्तेमाल करना होगा। झासर10 आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कोड फॉर यू ऑल। 6 मंथ प्लस 1 मंथ का आप कोर्स देखें तो 9000 का है, जो कि टोटल वैल्यू 10,565। आपको कितना पे करना है, 8,150, और 2,415 का लगभग आपको 23% तक का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 12 मंथ का अगर कोई आप सेक्शंस देखें तो 3 मंथ का एक्सटेंशन यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये 10,722 का है, और जो आपको यहाँ पे आपके 7,000 अप्रोक्स बच रहे हैं और 9,650 में आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से 2 साल का आपके पास और है 24 मंथ, और इसमें 6 मंथ का एक्सटेंशन अनअकैडमी दे रहा है, जिसका कोर्स का प्राइस है 13,222, और ये आपको 11,900 में मिल जाएगा। बस आपको मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल जरूर इसमें करना होगा, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन फैकल्टीज़ पढ़ा रहा है। अभी स्पेशल बैचेस जो स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पर, वो किस किस सब्जेक्ट्स के, किस किस ब्रांच के स्टार्ट हुए हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये स्पेशल एक और है जो 6 मंथ का एक्सटेंशन, 6 मंथ का कोर्स है 1 मंथ के लिए, और 6,600 का है, जो कि आप इसमें 5,490 का आपको ये पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको 13% तक का डिस्काउंट आरआरबी जेई एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, और फ्री एक्सटेंशन है 1 मंथ का। तो देर ना करें, इसको आप जरूर लें ताकि प्रिपरेशन आपकी बहुत शानदार तरीके से हो सके। और जितना भी मैं यहाँ पे फ्री कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना ही है। सेकेंड थिंग इज दैट कि नवंबर 2022 से मैकेनिकल का एक स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है, और ये बेस्ट फैकल्टी है एस के मंडल सर हैं, सौरभ के पांडे, शैलेश वैद्या, और योगेश कुशवाहा, आलोक झा, पल्लव और अमन राज, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अरविंद सर। ये सारे जो टीचर्स हैं, ये आपको एक गुड क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं, अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं या आपके कोई दोस्त हैं। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और सिविल के भी बहुत स्टैंडर्ड बैच अभी स्टार्ट होने वाले हैं नवंबर में, बट उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप आराम से सेट पेपर भी लगा सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो आप इनसे तैयारी कर सकते हो। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए थी। चलिए हम लोग बात करेंगे और आगे स्टार्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, और आप लोग ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है डियर। तो देखिए, तो चलिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ था, तो उसको मैं फिर से एक बार बता दूंगा, और आप लोग केयर करिएगा इस चीज़ की कि मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है दो चीज़ों का, जो चीज़ मापने पर पहले से आ रही है और जिसकी रियल वैल्यू है। जैसे मान लीजिए आपको 5 kg चीनी चाहिए, ठीक है, 5 kg चीनी चाहिए। जब आप उसको मेजर करते हो तो 5 kg नहीं निकलती, वो निकलती है 4.75 kg। दैट मीन्स आपके पास एरर आ गई। एरर कितने की आ गई आपके पास? एरर आ गई 0.25 kg की। ओके,
0.25 kg की आपके पास एरर आ गई, यानी कि 250 ग्राम की एरर आ गई। तो यही तो मेजरमेंट, कितना आपका लॉस हुआ है ना, या रियल वैल्यू कितनी है। द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज नोन एज मेजरेंट, जिसको मेजर करते हैं ना उसको मेजरेंट कहा जाता है। द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज नोन एज मेजरेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ क्लासिफाइड एज इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंडिकेटिंग होंगे या इंटीग्रेटिंग होंगे या रिकॉर्डिंग टाइप होंगे। जैसे इंडिकेटिंग में क्या आएगा, तो आपको ये पता है, आपने अगर ऐसे अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंडिकेटिंग में हमारे पास आता है वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ओके, फ्रीक्वेंसी मीटर एंड एक्सेट्रा। इंटीग्रेटिंग में हमारे पास आता है एनर्जी मीटर, इंटीग्रेटिंग में एनर्जी मीटर। और जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसमें। कौन आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ तो पता भी होगी, और नहीं भी पता है तो आपको नई चीज़ जानने को मिल गई होगी। तो चलिए हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, रिलायबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। चौथा पॉइंट है आपके पास, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल परफॉर्म इट असाइन फंक्शन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अंडर द गिवन कंडीशन। तो रिलायबिलिटी किसी सिस्टम की वो होती है जो एक स्पेसिफिक पीरियड में कोई, जो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कोई भी सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं या उसको मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, उसमें सारे पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। इट describe the closeness of output reading when the same input applied repeatedly over a short period of time। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई वैल्यू मेजर करी, उसकी वैल्यू आ रही 5.75, थोड़े टाइम बाद फिर मेजर करी, फिर 5.75, फिर मेजर करी 5.75, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डे मैनेज करी आपने, उसको मेजर कर रहे थे तो 5.99 आ रही थी, फिर उसके बाद 5.99 आ रही थी, फिर उसके बाद वैल्यूज 5.9 आ रही थी। इसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। तो वन डे में पूरा जो रिपीटेबिलिटी मिल रहा है ना, रिपीटेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एनी क्वांटिटी को दर्शाता है। प्रेसिजन मीन्स क्या होता है, तो जिन बच्चों को आइडिया नहीं मैं बता दूं, प्रेसिजन शब्द का मतलब होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जब कोई भी पैरामीटर रिपीट होता है उसको प्रेसिजन कहते हैं, है ना। तो प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिप्रोड्यूस हो या रिपीट हो, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 5.75 है, इसके अलावा और अलग अलग वैल्यूज आ रही बार बार मेजर करने पर, और 3-4 वैल्यू के बाद फिर से 5.75 आ जाए तो इसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। रिपीटेबिलिटी क्या होता है, अगर वही वैल्यू बार बार ही आती रहे और कोई वैल्यू नहीं आए, इसको रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। तो ये है ना। तो प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट को भी डिस्क्राइब किया गया। प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला, क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ द एक्यूरेसी, है ना, क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट रीडिंग व्हेन द सेम इनपुट अप्लाइड एंड रिपीटेबिलिटी ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम में अगर रिपीटेबिलिटी होती है ना, तो इसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया। तो ध्यान से बस ये छोटे छोटे अंतर पता होना चाहिए, यही पॉइंट्स का मीन है। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी क्या है, इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस। एक्यूरेसी इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ये आप नोट कर लेंगे कि कोई वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं वो फाइनल वैल्यू के कितने समीप है, जो मेजर करने पर आना चाहिए उसके कितने समीप है, वही आपका एक्यूरेसी होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, मान लीजिए 5 kg चीनी ले रहे हैं, तो रियल वो 5 kg डालेगा, थोड़ी थोड़ी डालेगा तो 5 kg होगी, थोड़ा और डालेगा तो 5.1 हो जाएगी। तो जब वो थोड़ा थोड़ा करता है तब भी 5 रहती है, यानी कि थोड़ा सा चीनी डाली तब भी 5 है, और चीनी डाली तब भी 5 है, और चीनी डाली तब भी 5, लेकिन थोड़ा और डाली तो 5.1 हो गया। तो अगर वो थोड़ी निकाल लें तो 5 ही मिलेगा, तो उसे बोलेंगे एक्यूरेसी, है ना। यानी कि थोड़ा सा जो था अगर कम या ज़्यादा कर दे तो इतना असर नहीं पड़ता उस इंस्ट्रूमेंट में, ये होता है। तो आपको कितनी क्लोजनेस वैल्यू मिल पाती है ये निकालना इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टैटिक एरर, डायनेमिक एरर, ड्रिफ्ट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, है ना। तो आप उनको ये पता होना चाहिए, आपको ये जानकारी होना चाहिए। स्टैटिक एरर, डायनेमिक एरर, ड्रिफ्ट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड नॉन लीनियरिटी एंड द हिस्टेरेसिस, टेम्परेचर एंड द वाइब्रेटर। तो एक्यूरेसी का प्रभाव जो है स्टैटिक एरर, डायनेमिक एरर के कारण से टेम्परेचर, वाइब्रेटर, इन सब का इफेक्ट पड़ता है, सबका इफेक्ट पड़ता है एक्यूरेसी पर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो 8वां पढ़ेंगे इसके बाद, फिर देखते हैं हम लोग। एक्यूरेसी इज मेजर्ड एज परसेंटेज ऑफ द ट्रू वैल्यू इज नोन एज द रिलेटिव एक्यूरेसी। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एक्यूरेसी हम लोग कह देते हैं। रिलेटिव एक्यूरेसी किसे कहते हैं, एक्यूरेसी मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो टोटल ट्रू वैल्यू में से कितनी एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है उसी को बोलते हैं रिलेटिव एक्यूरेसी।
तो रिलेटिव एक्यूरेसी का मतलब भी होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू एक्यूरेसी अपॉन ट्रू वैल्यू, तो हम लोग उसको रिलेटिव एरर भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। रिलेटिव एरर या रिलेटिव एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। तो एक ओवरऑल एक्यूरेसी और अपॉन हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, ट्रू वैल्यू जो होती है। तो ये फॉर्मूले हैं, अभी मैं बात करूँगा आगे फॉर्मूले पे, अभी तो आप बेसिक थ्योरी समझें। प्रिसीजन है ना, इसमें क्या बोल रहा है प्रिसीजन में? प्रिसीजन में it is a measure of repeatability of measurement but successive reading do not differ, reading do not differ मतलब लगातार जो वैल्यू आ रही हैं वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल समीप समीप होना चाहिए। जैसे हम मेजर कर रहे हैं 2.79 2.78 2.79 2.78 2.79 2.78, तो ये भी एक प्रिसीजन है। ये एक रिपीटेबिलिटी टेक्निक होती है और प्रिसीजन का मतलब होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। तो मान लीजिए 5.79 बिल्कुल समीप आ रही, तो उसी को हम फाइनल आंसर मान लेंगे और उस वही 5.79 ही फिर आंसर लिख देंगे। यानी कि प्रिसीजन का मतलब डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एनी क्वांटिटी और एक्यूरेसी होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है। तो जितना रिप्रोड्यूस हो रहा है और जो पास होगा उसी को हम प्रिसीजन ले लेंगे। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज, क्या होता है? स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट सिग्नल। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट सिग्नल होता है। और एक होता है आपका, इसे पता होना चाहिए आपको, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड क्या होता है? मिनिमम इनपुट अप्लाई टू द इंस्ट्रूमेंट सो आउटपुट इज चेंज। मिनिमम इनपुट जो अप्लाई करते हैं वो थ्रेशोल्ड है बेटा। और रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन है मिनिमम चेंज इन इनपुट। तो अगर इनपुट में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन। अगर इनपुट में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रेजोल्यूशन। और थ्रेशोल्ड क्या होगा? और थ्रेशोल्ड वो होता है जिसमें हम इनपुट अप्लाई करते हैं, ठीक है। गेट बंद कर दो ये। रेजोल्यूशन, ओके, क्लियर हो गया होगा। रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज, आपको क्लियर हो गया। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स और विच ऑल्सो कॉल्ड द इनडिस्क्रिमिनेशन। इसको हम लोग भैया डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। यानी कि रेजोल्यूशन शब्द को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है रेजोल्यूशन, मतलब स्मॉलेस्ट चेंज जो होगा वही आपका स्मॉलेस्ट चेंज ही क्या कहलाएगा? स्मॉलेस्ट चेंज ही आपके पास यहाँ पे रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। आगे के पॉइंट देखते हैं 11 में क्या बोल रहा है? ड्रिफ्ट इज अनडिजायर्ड चेंज इन आउटपुट और इनपुट रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अनडिजायर्ड मतलब आउटपुट चेंज कर दे तो इनपुट में चेंज हो जाए, ड्रिफ्ट में इनपुट में चेंज कर दे तो आउटपुट में चेंज हो जाए, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट भी मैं बता दूं कई प्रकार के होते हैं, स्पान ड्रिफ्ट, जीनल ड्रिफ्ट, सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट, है ना, जीरो ड्रिफ्ट, ये सब आपके ये अलग अलग टेक्निक है, उसको यूज करते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब ये समझो कि अनडिजायर्ड चेंज, कि इनपुट हम दे रहे थे, आउटपुट उसी वे में बढ़ना था लेकिन वैसा नहीं बढ़ा, एकदम से या तो कम हो गया या एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं अनडिजायर्ड चेंज। क्या बोलेंगे भाई? अनडिजायर्ड चेंज, ये हमें पता होना चाहिए। अब पढ़ेंगे बायस के बारे में थोड़ा सा। बायस का मीन्स क्या होता है? बायस डिस्क्राइब अ कांस्टेंट एरर विच एग्जिस्ट ओवर द फुल रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो बायस क्या डिस्क्राइब करता है? कांस्टेंट एरर को दर्शाता है। बायस एरर कांस्टेंट एरर को दर्शाता है, यानी कि ये एरर है, ये आते ही रहेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट एरर को कौन दर्शाता है? एग्जाम में आता है बायस, ठीक है ना, बायस दर्शाता है। बायसिंग की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है? टॉलरेंस इज द टर्म्स। टॉलरेंस क्या होगा? ये कुछ परिभाषा है जो आना चाहिए। टॉलरेंस इज अ टर्म which is closely related to accuracy and define the maximum error which is to be expected in some values. Okay, tolerance is a term in which closely related to accuracy, जो कि closely related है किससे? accuracy से closely related है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। नेक्स्ट वन, loading effect is the incapability of the system to faithfully measure। लोडिंग इफेक्ट क्या होता? कि हम जितना जरूरी है उतना ही मापे, फेथफुली मेजर मतलब जितना जरूरी है उतना ही मापे और बिल्कुल सही मापे। रिकॉर्ड और कंट्रोल द इनपुट सिग्नल इन अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म, और जिसमें सिग्नल रिकॉर्ड हो पाए किसमें? अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म में। तो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? हम उतने ही आउटपुट हमें मिले उतना ही हम मेजर करें जो अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म में इनपुट सिग्नल को रिकॉर्ड कर पाए। अनडिस्टॉर्टेड मतलब कि खराब सिग्नल को रिकॉर्ड नहीं करे, अच्छे सिग्नल को रिकॉर्ड कर पाए, उतना ही हम सिग्नल को यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे हम उसको मेजर करें, इसी को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच इट्स डायनेमिक सेंसिटिविटी इज सेटिस्फैक्ट्री, है ना, इसको हम क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंडविड्थ ऑफ अ सिस्टम इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर इट्स डायनेमिक सेंसिटिविटी। तो बैंडविड्थ किस पे निर्भर करेगी, डायनेमिक सेंसिटिविटी। स्टैटिक पे तो कुछ हो गई, ठीक है। एक होता है इसमें सेटलिंग टाइम। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से कि सेटलिंग टाइम क्या होगा। कंट्रोल सिस्टम में भी आप इसके बारे में पढ़ते हो। सेटलिंग टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सिस्टम टू सेटल डाउन इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। मतलब ध्यान से देखेंगे, देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा, हम लोग कोई भी सप्लाई देते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हमें जो मिलता है, और ये फाइनल सेटल होने में जितना समय लगा देता है, इसी को बोलते हैं किस में चला गया, स्टेडी स्टेट में चला गया। यहाँ से कहाँ चला गया, स्टेडी स्टेट, इसके बाद स्टेडी स्टेट में चला गया। तो यहाँ पर जो टाइम होगा जो इसको सेटल करेगा उसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। क्या बोलते हैं इसको, सेटलिंग टाइम इसको कहा जाता है। मतलब जहाँ पर कोई भी चीज़ स्टेडी स्टेट में चला जाए तो हम इतना वोल्टेज वगैरह यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वोल्टेज वगैरह अप्लाई करने से, सप्लाई इनपुट अप्लाई करने से यहाँ पर हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में किसी सप्लाई को ला दें, इसी को सेटलिंग टाइम कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि बेटा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको एक ही चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग पोटेंशियोमीटर इज द जीरो ऑर्डर सिस्टम। यानी कि जो पोटेंशियोमीटर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, वो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर कैसा है, तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, ये एक जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये एक जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें 19, थर्मोकपल। थर्मोकपल इज अ फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। थर्मोकपल कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। थर्मोकपल कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है, और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कैसा है, जीरो ऑर्डर है। तो देखो अभी ध्यान से समझ लेंगे, पोटेंशियोमीटर जाए चाहे हेलिकल पोर्ट हो किसी प्रकार का, ये कैसा है, जीरो ऑर्डर। और थर्मोकपल टेम्परेचर रिलेटेड जितने भी हैं, थर्मोकपल या टेम्परेचर रिलेटेड है, टेम्परेचर रिलेटेड, यहाँ पे मैं लिख लूंगा टेम्परेचर रिलेटेड। तो टेम्परेचर रिलेटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये है फर्स्ट ऑर्डर सभी। कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, 20, मेजरमेंट इज द क्वांटिटी मेजर कॉल्ड अ ट्रू वैल्यू। मेजरमेंट इज द क्वांटिटी कॉल्ड ट्रू वैल्यू। जो मेजरमेंट में जिस क्वांटिटी को अपन मेजर किया जाता है उसको ट्रू वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट क्या है 21वां, एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो जिसको मापना है और जिसको माप लिया है, इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कि उसी क्वांटिटी को अगर माप लिया है तो उसको हमें पता है रियल वैल्यू उसकी क्या होगी, वो ट्रू वैल्यू होगी, और मेजर्ड वैल्यू जो मापने पर आएगी तो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हम लोग कर देते हैं, इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब रिलेटिव एरर बात आती है। रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो अनुपात होता है ना, उसको रिलेटिव एरर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव एरर। तो इसमें रेशियो ऑफ लिखा भी है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ये आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, 23 पॉइंट क्या कह रहा है, स्टैटिक एरर कैन बी ग्रुप इन 3 कैटेगरी। स्टैटिक एरर जो होता है वो 3 कैटेगरी में आता है। स्टैटिक एरर कौन सी होती है सर, ग्रॉस एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है, और फाइनल एक्सीडेंटल एरर होता है। एक्सीडेंटल एरर होता है। तो इंस्ट्रूमेंट भी एरर हम इसकी श्रेणी में रख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर उसको भी रख सकते हैं। तो रिलेटिव एरर में ये आपके पास होता है, यानी कि स्टैटिक एरर में आपके पास होता है। स्टैटिक एरर को का जो उल्टा होता है, स्टैटिक एरर का जो उल्टा होता है उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी माइनस के एक्यूरेसी, माइनस के एक्यूरेसी। ये ऐसा बोल दो आप, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एरर होता है ना, एरर, एरर प्लस एक्यूरेसी, एरर प्लस एक्यूरेसी बराबर जीरो होता है। एरर प्लस एक्यूरेसी बराबर क्या होता है, जीरो। हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। और हालांकि अब अगर आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप नोट जरूर परचेज करिएगा और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा। मैं इसके लिंक में आपको वो नोट्स दे दूंगा, आप देख सकते हो, या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पर, है ना, या इंजीनियर्स पॉइंट झांसी यूट्यूब पर ही यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए आप लोग। दिस इज माई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 9532726681। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन कनेक्ट टू मी। नेक्स्ट पॉइंट,
द प्रोबेबल एरर इज गिवन, द प्रोबेबल एरर इज गिवन, जो एरर आती है वो सामान्यतः किसके कारण आती है, आर इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है उसकी, आर इक्वल टू 0.6745 सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज नथिंग, इट इज अ कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, एक कंडक्टिविटी, और यहाँ पे जो सिग्मा होता है ये कंडक्टिविटी काम करता है स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह। किसकी तरह काम करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर दोस्तों होना चाहिए थे। नेक्स्ट यहाँ पे है, देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। तो भैया 7 बेसिक यूनिट होती हैं, 7 बेसिक यूनिट होती हैं। ये 7 बेसिक यूनिट कौन सी है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ठीक है, मीटर, मीटर होता है आपके पास डिस्टेंस की, है ना, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी की। किलोग्राम हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम क्या होगा, किलोग्राम अपन लोग समझ सकते हैं, है ना, किलोग्राम हो गया हमारे पास। तो ये हो गया अपने पास वेट प्रकार, एक प्रकार से वेट, वेट हम लोग बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इसमें मास, है ना, मास। ये हो गया अपने पास टाइम, ये हो गया आई, ये हो गया केल्विन टेम्परेचर। एक होता हमारे पास कैंडेला, और कैंडेला हम लोग बोल देते हैं सामान्यतः इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो फ्लक्स को हम लोग 5 से डिनोट करेंगे, पर यूनिट सॉलिड एंगल, इससे भी हम लोग डिनोट कर देते हैं किसको, इससे डिनोट करते हैं कैंडेला को, और मोल आपको पता ही है। तो ये आपके पास क्या एक बेसिक क्वांटिटी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको आज की क्लास में अच्छा लगा होगा। ये 26 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए, 26 पॉइंट बेटा बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मुझसे कनेक्ट जरूर हो, अभी मैं कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं दे पा रहा था, अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया। अब मैं कंटिन्यू आऊँगा, 1 बाय 1 आपको वीडियो देता रहूँगा, जिसमें एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ अपनी बुक के बारे में। जो बच्चे बुक्स लेना चाहते हैं, जो लोग चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये बुक्स कौन सी है, तो मेरी बुक है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसकी अभी तक 500 से ज़्यादा प्रतियाँ बिक चुकी हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर कर रखा है, बहुत सारी मेहनत आप लोगों के लिए मैंने करी है, और आप लोग इसको ले सकते हो वेरी मिनिमम अमाउंट में, मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे सारी डिटेल आपको मैं दे दूंगा, भेज दूंगा, और ग्रुप पर भी मैं डिटेल भेज दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।